हेलो स्टूडेंट, आज हम एम्फीबिया के जर्नल अकाउंट में नियोटीनी और पैडिनोजेनेसिस पर बात करेंगे। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। जो नियोटीनी है या पैडिनोजेनेसिस है, दोनों ही शब्द एक सिनोनिम के भांति यूज़ किए जाते हैं, जबकि ये गलत है। जो नियोटीनी है वो एडल्ट बॉडी में लार्वल या फिर एम्ब्रियोनिक करैक्टर्स को इंडिकेट करता है, जबकि पैडिनोजेनेसिस एक इमैच्योर लार्वल या प्री एडल्ट एनिमल द्वारा जो गोनेड्स के डेवलपमेंट हैं या जो शिशु हैं, यंग ओन्स हैं, उनकी उत्पत्ति को इंडिकेट करता है। इस प्रकार जहां नियोटीनी एडल्ट बॉडी में जो इवोल्यूशनरी या लार्वल लक्षणों को दिखाती है, वहीं पैडिनोजेनेसिस लार्वल बॉडी में जो गोनेड्स हैं उनके विकास पर बल देते हैं। इसके बाद आती है एम्फीबियन एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ जो एक्वेटिक यूरोडेल्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस में विलंब कर देते हैं, डिले कर देते हैं, फिर भी वो सेक्सुअली मैच्योर होकर फर्टिलाइज्ड एग उत्पन्न करते हैं। कुछ जो एनिमल होते हैं वो एडल्ट माने जाते हैं, लेकिन वो मेटामॉर्फोसिस न करके कुछ लार्वल जो करैक्टर्स हैं उनको इंडिकेट करते हैं। तो ये नियोटीनी है, जिनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो पैडिनोजेनेसिस है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है एक्सोलोटल। तो जो एम्फीबियंस वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो एम्फीबिया का एक एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, वो है एम्बाइस्टोमा। एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेमन मैक्सिको के पठार पर पाया जाता है और इसका एक निकट संबंधी भी है एम्बाइस्टोमा ट्रिगिनम या चीता सैलामेंडर। ये जो टिपिकल गिल एक्वेटिक लार्वल स्टेज से होकर जो एयर में ब्रीथ करने वाले लैंड में रहने वाले जो एडल्ट होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस करते हैं, किंतु सेक्सुअली देखे जाएं तो वो मैच्योर हो जाते हैं। यह सेक्सुअली मैच्योर लेकिन मॉर्फोलॉजिकली इमैच्योर और जो गिल्स होते हैं उसके सहित जो लार्वल स्टेज है वो एक्सोलोटल कहलाती है। यह नाम जो मूल मैक्सिको वासी हैं उन्होंने रखा था, तो उन्हें खाने के लिए पकड़ते थे। इसके बाद इसकी बात आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग नियोटीनी, चिर भ्रूणता को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। तो जो नियोटीनी है उसका जो महत्व है या कारण है वो उचित रूप से नहीं समझे गए हैं। जो इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो मेटामॉर्फोसिस को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। जो भोजन की प्रचुरता है, ठंडा तापक्रम है या अपर्याप्त आयोडीन है, वो मेटामॉर्फोसिस की जो विफलता है या एम्ब्रियोलॉजिकल जो करैक्टर्स हैं उनको रोके रखने का कारण हो सकते हैं, जैसे दलदलों का सूखना, भोजन का अभाव और वातावरण के जल के तापक्रम में वृद्धि एक्सोलोटल के मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित करते हैं। जब पूर्वी देशों में ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो प्रैक्टिकली थायरॉक्सिन या TSH से ट्रीटेड कर दिए जाते हैं, तो ये एक्सोलोटल अपने गिल्स त्याग देते हैं और इनके लंग्स धारण कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ नियोटीनी। जब इन्वायरमेंट में टेम्परेरी इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो ये मेटामॉर्फोसिस थोड़ा डिले होता है, तो जो नियोटीनी है वो पार्शियल कहलाती है। इस तरह जो इंटरमीडिएट नियोटीनी है उन एक्सोलोटर को शो करती है जो सेक्सुअली रूप से रिप्रोड्यूस करते हैं, किंतु अनुकूल कंडीशन में मेटामॉर्फोसिस करते हैं। इसके बाद आती है टोटल नियोटीनी। तो टोटल नियोटीनी जैसे सैलामेंडर हैं, नोक्ट्यूरस है, साइरेन है, प्रोटियस है, उन्हें दिखाते हैं। ये सदैव क्या है, लार्वल स्टेज बने रहते हैं। यहाँ पर उनका थायरॉक्सिन द्वारा उपचार भी किया जाता है, फिर भी वो मेटामॉर्फोसिस प्रेरित करने में विफल ही रहते हैं। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस है नियोटीनी का। तो वाइजमोन साइंटिस्ट थे, उनके विचार से जो नियोटीनी है वो रिड्यूस हो जाती है
और ये इसमें बताया गया है कि अब ये एक सेकंड जनरेशन है, तो ये एक यूज़फुल मॉर्फोलॉजिकल इसमें अडेप्टेशन माना गया है। तो ये इसके नियोटिनी की सिग्निफिकेंस है।